आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जिसका नाम है इतिहास लेखन के स्रोत। आज की क्लास से ही 2 सवाल छप जाएंगे और इतिहास से 15 सवाल आएंगे। आप चाहते हैं कि 15 सही हो, इतिहास आपको डर लगता है तो क्लास को अंतिम तक केवल देख लीजिएगा, जो पढ़ाएंगे वही छपेगा। प्यारे साथियों, इतिहास को एक सरल भाषा में समझा देंगे, हर ट्रिक मेथड से डायरेक्ट छप जाएगा। और 120 नंबर आप लाना चाहते हैं 150 में, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको झारखंड में एक नई शुरुआत, एक नई क्रांति आने वाली है। क्योंकि जो पढ़ाएंगे वही छपेगा, क्योंकि मेरे से पढ़े हुए सीटेट 15 दिन में निकाल लेते हैं। तो अब की आपकी बारी है। अब याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वो चिल्ला कर देगी जो आप चाहते हैं। तो पहला सवाल आपके बीच में है, हॉट ट्रिक मेथड से आपको दिमाग में छपा देंगे। तो आइए देखते हैं, पहला चीज आपको ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, इतिहास की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास बोलते हैं कि ना, तो इतिहास आपका शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास को जीतना चाहते हैं तो इतिहास से कुछ सीखिए। तो उस सीखने के लिए आपको एक पहला सवाल आपके बीच में है, क्लास के केवल अंतिम में देख लीजिएगा, आपका जो भी सवाल आएगा जो पढ़ाएंगे। चलिए, आपके बीच पहला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, हमारा जो इतिहास लेखन के स्रोत है, सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? तो प्यारे साथियों, सबसे प्राचीन स्रोत रामायण महाभारत है? नहीं, बिल्कुल आपका ऋग्वेद है, जिसकी रचना जो है आपका 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ है। कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व पहले जो है इसका रचना हुआ है ऋग्वेद का। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना, पता होनी चाहिए आपको कि वेद आपके कितने हैं? 4 हैं। उस वेद में से ऋग्वेद आपका जो है सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। उसके बाद आपका इसी में है सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। सबसे नया वेद जो अथर्ववेद है, जो जादू टोना पर आधारित है। पहला वेद ऋग्वेद, जिसमें बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद ही जो आपको है। इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अब इसी में तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल में जो है, तीसरे मंडल में क्या आपका गायत्री मंत्र का चर्चा है। गायत्री मंत्र का, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। प्यारे साथियों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। जो प्राचीन जो स्रोत है ऋग्वेद है। 4 वेद आपको बता दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद जो है संगीत का वेद है। यजुर्वेद जो है आपका, इसमें बलि के समय जो नियम का अनुपालन करते हैं वही यजुर्वेद है। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण, ये सभी चीजें जितने भी मिलेंगे, रोग निवारण, ये सभी कारण, ये सभी अथर्ववेद मिलेगा। सबसे नया वेद है। प्यारे साथियों, यहां तक तो हो गया। वेद की रचना कौन की है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा जो है वेद की रचना की गई है। अब यहाँ पे रामायण महाभारत, रामायण जहां पे पुरुषोत्तम राम की चर्चा मिलती है, जो बहुत सारे जिन शक्ति तो बहुतों को मिला है, लेकिन एक राम थे जिनके पास शक्ति भी था, लेकिन उनके पास संयम था, शांति था। एक पूरे भारतीय इतिहास के ये आज भी पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। प्यारे साथियों, तो रामायण तो आप जान रहे हैं, पुरुषोत्तम राम की कहानी इसमें है, उनके जीवन से। अब महाभारत जो है, जहां पे कौरव और पांडव की कहानी है, ये दोनों को महाकाव्य में आता है। महाकाव्य में इसको 2 महाकाव्य कौन है? तो 2 महाकाव्य आपका रामायण और महाभारत है। और महाभारत में यहीं पे कृष्ण भगवान जो उत्पन्न अपना जन्म लिए थे इसी काल में, और यहीं पे आपका रचना हुआ है भागवत कथा का हुआ है, जहां पे उपदेश दिए थे वो समझिएगा। तो हमारा अर्थशास्त्र क्या है? जो कि आधुनिक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है किताब, जिसका रचना किए थे कौटिल्य। कौटिल्य जिनको बोलते हैं चाणक्य भी बोलते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति क्या है? तो याद रखिएगा, इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक। और एक किसके बदौलत बना था? एक मौर्य वंश की स्थापना किया था ये मौर्य वंश का। और इस किसके बदौलत? तो यही इनके क्या थे? गुरु थे। और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। क्या बने? प्रधानमंत्री। किनके बने? आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना अपने गुरु कौटिल्य चाणक्य के सहयोग से किए थे। ये बहुत बड़े शिक्षक थे, कूटनीतिज्ञ थे, और बहुत सारे नीति सप्तांग सिद्धांत जो आपको पढ़ना है इतिहास में, सप्तांग सिद्धांत यही दिए हैं। और इनका जो बात करें, इनका अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे हैं, आप समझिएगा, जिसमें 10 आपका अधिकरण है और 180 प्रकरण में है।
अर्थशास्त्र के रचयिता और कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं, जो आप तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे उस जमाने में। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे और कौटिल्य के गुरु थे और इन्हीं के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ध्यान रखिएगा। तो अर्थशास्त्र क्या जानकारी मिलेगा? ये आपका मौर्य काल की जानकारी मिलेगा। प्यारे साथियों, तो ये आपका था, इसका भलुदा बना है, इसको सबको सुन लीजिएगा और लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, ना तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल सुन लीजिए, आपके एग्जाम में छपेगा वही सवाल जो हम पढ़ाएंगे। और आप चाहते हैं मेरा वीडियो पहले पहुंचे या झारखंड में एक नई क्रांति है, तो मेरा केवल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर इतना करें ताकि हमको ऊर्जा मिले और आपके लिए लगातार क्लास लाए, जो आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरी नहीं है। प्यारे साथियों, बस आपकी प्यार की जरूरी है, बस आपकी प्यार की जरूरी है। शेयर इतना कीजिए कि झारखंड में आपके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए इतना आपसे कृपया है कि केवल इसको शेयर इतना करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन आपके लिए लगातार निःशुल्क वीडियो लाएंगे और एग्जाम में छपवा भी देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके बीच में। चलिए, अर्थशास्त्र के बारे में पूछ रहा है आपसे कि अर्थशास्त्र जो है किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत है। तो अर्थशास्त्र जो पढ़े आप, अर्थशास्त्र किसका रचना है? बोल दिया अभी चाणक्य का। चाणक्य या कौटिल्य के बारे में बताया अभी हम कि चाणक्य कौटिल्य रचना किए हैं, जिसमें मौर्य वंश मौर्य काल की जानकारी आपको मिलता है, मौर्य काल की जानकारी मिलता है। और इसके किसके गुरु थे? ये गुरु थे आपका, अभी बता, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? एक गुरु थे और बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर हुआ करते थे। तो अर्थशास्त्र कैसा रचना है? ये साहित्यिक है, लिटरेचर है। प्यारे साथियों याद रखिएगा। तो कैसा है? साहित्यिक आपको हो जाएगा आंसर। अब विदेशी में कौन होगा? तो विदेशी में आपको पता है कि चीनी यात्री, हेनसांग, फहियान, ये सभी। अब बात करें अरबी लेखक कौन हो जाएंगे? तो अरबी लेखक में आपको कौन हो जाएगा? इब्न बतूता। और अब विदेशी यात्री ही है इब्न बतूता और आपका किताब उल हिंद के लेखक अल बुरूनी। साथ ही यूनानी लेखक में बात करें तो बात वहां पे हेरोडोटस हो जाएगा, उसी में हो जाएगा आपका इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज। तो विदेशी विवरण जो विदेशियों यात्रियों द्वारा दिया गया है जानकारी। तो आपका ये कैसा है? अर्थशास्त्र कैसा है? तो साहित्यिक है, लिटरेचर है। तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुरातात्विक में क्या हो जाएगा? सिक्का हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा। ये सभी किसमें आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे पुरातात्विक में। तो आपको साहित्यिक अर्थशास्त्र कैसा है? लिटरेचर पर आधारित है। और धार्मिक में क्या आएगा? वेद आ जाएगा। चलिए, तो इसका हो जाएगा आंसर दूसरा का सी। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो आपका हरिसेन है। हरिसेन जो है आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? हरिसेन हुआ करता था। हरिसेन प्रशस्ति माने क्या होता है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है प्रशस्ति। अब इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा किया है खूब। इसका पुस्तक है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति है, उस पे क्या किया है? समुद्रगुप्त का खूब प्रशंसा हुआ है कि राजा ऐसे हैं वैसे हैं, प्रशस्ति हुआ है, राजा का प्रशंसा किया है। किसने? हरिसेन ने किया है। और याद रखिएगा समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है, जिससे बोला गया है कि बीना प्रेमी था समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन है, जिसकी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करता था। और इसमें प्रयाग माने इलाहाबाद की बात करें तो ये आपका हो गया, इसका आंसर कौन हो गया? हरिसेन। अब विष्णु शर्मा की बात करें तो पंचतंत्र नामक ये दोनों जो है ये चंद्रगुप्त वंश के राजा हुआ करते थे, जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड। उसके दरबार में रहते थे आपका। अब ये दोनों जो थे आपका किसके दरबार में रहते थे? गुप्त राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके समय में नवरत्न रहते थे। एक अकबर था जो नवरत्न रखा था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसके समय कालिदास, अमर सिंह, तमाम जो है विष्णु शर्मा किसके रचयिता है? पंचतंत्र के। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का रचना है। अब कालिदास का रचना कौन है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तमाम रचना में कालिदास किए हैं। अब यही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी जो हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के जनक बोलते हैं, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बहुत अच्छे लोग उस समय रहते थे। हिंदी काल का स्वर्ण काल कहते हैं गुप्त काल को। अब इन दोनों जो महान लोग हैं गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
तो आपका तो पर्याप्त प्रशस्ति ये आंसर हो गया। अब ये आपका वान भट्ट किसके समय, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय। अब इसने हर्षचरित की रचना की थी। ये पुस्तक कौन सा है, हर्षचरित, हर्षचरित के पुस्तक रचयिता वान भट्ट किया है, जो हर्षवर्धन के समय रहते थे। सबको पुस्तक का अवधि ध्यान रखिएगा, दिमाग में छपवा देंगे प्यारे साथियों। आपको झारखंड में एक नई क्रांति आने वाला है। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यास से के पास चल का सुंदर भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। क्यों श्याम सर का क्लास कुल अंतिम में देख लीजिए, जो सवाल आएगा इसी क्लास से आएगा, इसी क्लास से आएगा। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपका एग्जाम पास करा सके। अब आपको एग्जाम पास कराना मेरा लक्ष्य है, बस अपना साथ दीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए इतना, ताकि आपको झारखंड में पूरा दौड़े और आपको झारखंड में आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपको पास कराएंगे। सभी सीडीपी हो, बाल विकास से आपके इतिहास, हिंदी, इतिहास, भूगोल, जितने भी चीजें हैं वो तमाम चीज क्लियर कराएंगे। बस आपकी सहयोग की जरूरी है। वो सहयोग है कि शेयर करिए, लाइक कीजिएगा। अब आपके लिए नए क्लास लाएंगे। बोल रहा है शिलालेख किस प्रकार का स्रोत माना जाता है। शिलालेख साहित्यिक आएगा नहीं जी, ये अर्थशास्त्र हो गया, ये सब किताब ना आएगा, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। शिलालेख तो अभिलेख आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट, करेक्ट। पूछा जाएगा प्यारे साथियों, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, कमेंट कीजिएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहेंगे, या कमेंट कीजिएगा, इसको देखेंगे कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये विदेशी नहीं, आपका अभिलेखीय हो जाएगा 4 का बी। अगला सवाल आपके बीच में ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है बीजक का संबंध, बीजक का संबंध किस संत से है। तो बीजक का संबंध सूरदास से है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुलसीदास से भी नहीं, कबीर से है, कबीर से है प्यारे साथी, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा, मीराबाई कृष्ण के अनन्य भक्त थी। कौन, मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कौन, मीराबाई थी। तो आपका बीजक किसी है, कबीर की है, ध्यान रखिएगा। गुरुवाणी इसमें है, समाहित है। चलिए हो गया आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य क्या है। बोला कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो 3 गो इसमें है, विनय पिटक है, विनय पिटक है, सुत पिटक है, और आपका अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक है। और आपका जातक जो है ना, ये नहीं है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां मिलता है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां कहां मिलेगा, पूर्व जन्म की कहानियां वो मिलेगा कौन से में, जातक में मिलेगा। तो आपको त्रिपिटक में ही आता है 3 गो, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। तो आंसर कौन हो जाएगा इसका। बोला है कि त्रिपिटक में कौन नहीं है, तो त्रिपिटक में यह 3 गुण है जी, तो जातक नहीं ना होगा। और जातक में क्या मिलेगा, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां। तो ये सवाल ओम नमः स्वाहा पोस्टमास्टम और आपके एग्जाम में छपेगा, जहां छपेगा मेरा ही क्लास से आएगा, बस आप देखिएगा इसको अंतिम तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव है। 7वां नंबर सवाल आपके बीच में है। बोल रहा है समुद्रगुप्त सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है। तो बताइए किसमें मिलता है। तो बोलेगा नासिक अभिलेख में, जी बिल्कुल नहीं मिलता है। पर्याप्त प्रशस्ति में, जी बिल्कुल। तो आपका सैनिक उपलब्धि का वर्णन कहां मिलेगा, पर्याप्त प्रशस्ति। इसकी रचना कौन किया था, इसका दरबारी कवि हरिसेन किया था। समझ जाएंगे। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खेरवाल से जुड़ा हुआ है। कलिंग राजा खेरवाल जो उड़ीसा में राज्य था, जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेख। तिथि रहित अभिलेख है, इसमें तिथि अभिलेख भी बोलते हैं। तिथि रहित माने तिथि इसमें चर्चा नहीं है। तो आपका समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों की चर्चा तो पर्याप्त प्रशस्ति में मिलता है, ध्यान रखिएगा। जो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी राजा हुआ करते थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके बीच में इसका भलुदा निकाल देंगे और ये आपको समझ में भी आ जाएगा। बोल रहा है कि राजतरंगिणी मुख्य रूप से किस राजा के इतिहास की चर्चा मिलती है। जहां भी मिले तो कश्मीर का इतिहास का चर्चा मिलता है। कश्मीर के इतिहास की चर्चा कहां मिलता है, राजतरंगिणी में, जो 12वीं सदी की आपका इतिहास की एक प्रमाणिक मिलता है। और ये किसी का पक्षपात रहित किताब है, किसी का पक्ष नहीं लिया है पुस्तक, इसलिए प्रमाणिक और अच्छा इसको माना जाता है। राजतरंगिणी के पुस्तक, राजतरंगिणी का पुस्तक का लेखक भी पूछ सकता है, तो कल्हन द्वारा रचित है। कौन लिखा है, कल्हन लिखा है। राजतरंगिणी की रचना कल्हन, और कश्मीर के इतिहास की चर्चा 12वीं सदी की ओम नमः स्वाहा
खत्म हो गया। तो 12 8 का हो गया कौन, ए हो गया, ए सही। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन अभिलेखों में, अभिलेखों की लिपि प्राय क्या होती है, जितना भी प्राचीन लिपि है उसका अभिलेख आपको ब्राह्मी मिलेगा। क्या मिलेगा, वो सभी का ब्राह्मी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको चुकना नहीं है, चुक जाएंगे तो फंस जाइएगा। बोला कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है, हाथी गुफा अभिलेख किससे है, तो किससे है, तो ये आपका कलिंग राजा खेरवाल से है। तिथि रहित अभिलेख है, तिथि रहित अभिलेख है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। तिथि रहित अभिलेख कौन है, आपका यही ना, इसमें आपका जो है तिथि का उल्लेख नहीं है। चलिए तो हो गया 10 का भी। अगला सवाल, चीनी यात्री फाहियान, इसको क्या बोलते हैं, फाहियान, याद रखिएगा। बोल रहा है ये 5वीं सदी में आया था, 5वीं सदी में, और उस समय राजा यहां थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उस समय राजा थे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। अब बोलेगा कि हर्षवर्धन के कौन समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था चीनी यात्री ही था वो, उसका नाम था आपका, ये चीनी यात्री जो था इसका नाम था, ध्यान रखिएगा, उसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग आया था किसके समय, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय। इसको नीति का पंडित भी बोलते हैं, और बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करके उसमें जाने का इनका मुख्य लक्ष्य था, उसमें बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और हर्षवर्धन के समय आया था ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। चलिए तो हो गया, यहां पे ध्यान रखिएगा, हो गया 11 का। इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला सवाल बढ़ते हैं आप प्यारे साथियों, 12 नंबर सवाल आपके बीच में। बोल रहा है विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, बोले कि त्रिपिटक है 3 गो, त्रिपिटक का संबंध किससे है, ये बौद्ध धर्म से है प्यारे साथियों, बौद्ध धर्म से है, जिसका नाम है क्या क्या है इसमें, विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, और एक है आपका अभिधम पिटक। एक का संबंध किससे है, एक का संबंध है आपका बौद्ध धर्म से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म आपका करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो आपका 12 का ये हो गया सही। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। यहाँ पे जो है अकबरनामा किसकी रचना है, बोला कि अकबरनामा कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं अबुल फजल, अबुल फजल कौन लिखे हैं, अबुल फजल लिखे हैं प्यारे साथियों। और अकबरनामा के तीसरे भाग में ही, तीसरे भाग को क्या बोलते हैं, तीसरे भाग में जो है आईने अकबरी कहते हैं, आईने अकबरी। आईने अकबरी कोई अलग नहीं है, यही जो अकबरनामा पुस्तक है उसके तीसरे भाग को बोलते हैं, प्यारे से ध्यान रखिएगा। अबुल फजल, अबुल फजल हो गया इसका आंसर। तानसेन, तानसेन कहां थे, एमपी ग्वालियर के, कहां पे, एमपी ग्वालियर के ना। बीरबल किसके दरबार में रहता था, अकबर के, अकबर के। बीरबल की खिचड़ी सुनबे किए होंगे आप लोग ना, तो आपका समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। ये हो गया आंसर, कौन सा हो गया, 13 का आपका बी हो गया प्यारे साथियों। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म को चुने हैं। सत्य में जयते, जहां पे सत्य होती वहीं पे विजय होती है, तो आप सत्य की ओर चल रहे हैं, आप सही प्लेटफॉर्म को चुने। बस क्लास को अंतिम तक बन रख के देख लीजिए, एक सवाल नहीं, इसमें बेहतरीन सवाल का सीरीज है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट है प्यारे साथियों। उनके लिए जो बोला था कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, प्यारे साथियों याद रखिएगा, जब परिणाम आएगा तो अखबार देख लेना, जब परिणाम आएगा तो अखबार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, तुझे अपनी खुद आंखों पर यकीन नहीं होगा तो रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना। बस मेहनत कर दीजिए, अब आपकी अबरी जो लिस्ट आएगा उसमें सरकारी आपका जो नौकरी होगा उसमें आपका नाम आने वाला है। बस मेहनत कर दीजिए, आप हमको 2 महीने टाइम दीजिए, हम आपको जेटेट पास करा के और सफलता का एक नया लकीर खींच देंगे। जो आपको बोला था कि नहीं होगा, वो लकीर आपका होगा और आपका नाम भी होगा। वो सरकारी जब लिस्ट आएगा गवर्नमेंट का जेएसएससी का, तो उसमें एक नाम जरूर होगा और आप सरकारी कर्मचारी बनेंगे। बस आप क्लास को बने रहिए, और हमको उसके लिए एनर्जी के लिए आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको जो भी दोस्त हैं जो टेट की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्जाम जिसमें इतिहास पूछता है, तो
इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको झारखंड में एक नई क्रांति लाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। क्या आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा केवल प्यारे साथियों, ऊर्जा मिलता है और आपके लिए वही ऊर्जा मेरा है। और आप लक्ष्य को प्राप्ति कराना, आपको मोटिवेट करना मेरा लक्ष्य है। चलिए तो हो गया यहाँ पे 13 का बी हो गया करेक्ट। चलिए अगला बढ़ते हैं सवाल साथियों 14 नंबर की ओर। आगे बोल रहा है साथियों, तुजुक ए बाबरी किस प्रकार का स्रोत है? तो तुजुक ए बाबरी जो है एक आत्मकथा है, जो आत्मकथा की शुद्ध की ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है प्यारे साथियों, ऑटोबायोग्राफी है। इस किसका है? बाबर का है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। तो किसका है? ये आत्मकथा है। ये अकबर ने खुद से ही अपनी जो किया है काम उसके बारे में बताया था। ऑटोबायोग्राफी वही होता है, ध्यान रखिएगा। 14 का 1 करेक्ट हो गया। 15 नंबर सवाल आपके बीच में है, बोल रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो आपका जो था वर्धन वंश था, वर्धन वंश का ही एक राजा हुआ करता था, इसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय ही ये ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग। जो आपका ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग याद रखिएगा, ह्वेनसांग। तो आपका किस वंश? तो वर्धन वंश इसमें है, वर्धन वंश। तो हर्षवर्धन काल बोला ना है, तो हर्षवर्धन ओम नमः स्वाहा करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का सबसे पहला राजा कौन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसके संस्थापक थे। और इनके गुरु कौन थे? वही चाणक्य, कौटिल्य। मुगल काल अकबर से बाबर से शुरू होता है और बहादुर शाह जफर तक चला जाता है। गुप्त काल जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, और श्रीगुप्त गुप्त वंश में ही महान शासक समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। बहुत एक से एक इसमें राजकाज हुए हैं। और गुप्त काल में ही पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के अरण्य अभिलेख, भानुगुप्त इस वंश का राजा था, उसके अरण्य अभिलेख है, भानुगुप्त के अरण्य अभिलेख से ही आपको मिलता है सती प्रथा का पहला चर्चा, जिसकी सती प्रथा को एंड किया गया था 1829 ईस्वी में। किसके सहयोग से? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से, राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर किए थे। और सती प्रथा का पहला चर्चा कब मिलता है? ये मिलता आपको कब है? तो आप याद रखिएगा, भानुगुप्त के अरण्य अभिलेख, गुप्त वंश के ही राजा हुआ करता था। चलिए 15 का आंसर कौन हो गया? हर्षवर्धन करेक्ट, 15 का भी। चलिए अगला सवाल है 16। इतिहास जानने के साधनों में अभिलेख शब्द का सही अर्थ क्या है? अभिलेख शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे प्यार पांडुलिपि जी बिल्कुल नहीं, चित्रकला नहीं, पत्थरों और धातु पर खुदे गए लेख, पत्थर और जो रहता है उस पर क्या है? उसको लेख लिखा गया है, वही आपका साधन अभिलेख का। तो आपका कौन हो गया? सी करेक्ट। सभी जेसीईआरटी पर सवाल है साथियों, जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। सवाल 17 है, सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी में है, ब्राह्मी में है। और थोड़ा बहुत प्राकृत में मिलेगा, तो आपका जिसम जो होगा उसको मार देंगे विकल्प में आंसर। तो ब्राह्मी भी ऑप्शन बी में दिया है, अधिकांश ब्राह्मी में है और कुछ थोड़ा बहुत प्राकृत में है। चलिए तो आपका 17 का बी हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों 18 नंबर की ओर। कह रहा है गुप्त काल के, साथियों ध्यान दीजिएगा, बोल रहे यहां पे है कि गुप्त काल के राजाओं के अभिलेख मुख्य रूप से किसमें मिले हैं? तो गुप्त काल के भी किसमें मिले हैं? ये आपका ब्राह्मी लिपि मिले हैं, ध्यान रखिएगा। किसमें मिले हैं? ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखना आपको है। खैर संस्कृत का भी इस समय हो गया था आविष्कार। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बोला है कि 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनानी लेखक है जिसने प्राचीन भारत का वर्णन किया है? कौन इसमें जो है प्राचीन भारत का उल्लेख किया है प्यारे साथियों? वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर का ये समझ लीजिए कि राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। लेकिन अब समझे कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति कौन हुआ? ये सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? जब एक युद्ध लड़ा, किसे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया, तो ये अपनी बेटी का विवाह, कार्नेलिया का विवाह किससे किया? कार्नेलिया का विवाह जो कर दिया था, किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और उसके बाद जो बोला, एक सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत
मेगास्थनीज को बोला कि जाओ अपनी बेटी को, हम उसके साथ युद्ध लड़ रहे थे, अब उसको शादी कर दिए हैं, तो अब क्या मेरी बेटी को अच्छा से रखें, जाओ वहां से, तुम हमको इन्फॉर्म कर ही रहना। तो वही जो है मेगास्थनीज जो है आपका रहने लगता है किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और वहां पे इंडिका नामक पुस्तक का भी चर्चा कर देता है। तो ये आपको मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलता है, खासकर पाटलिपुत्र में सुरक्षा की पर ये काफी अच्छा लिखा था इस इंडिका पुस्तक में। तो संबंध समझ गए। सेल्यूकस निकेटर, सबसे पहले सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुआ, भारत आया था तो युद्ध झेलम नदी नहीं पार कर पाया था, तो युद्ध से लौट गया था। तो इसका निकेटस था, वो फिर आया था भारत पर आक्रमण करने। तो आपको युद्ध लड़ा किससे, युद्ध लड़ा चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी हार हो गई सेल्यूकस निकेटर की। तो आपका जो हार हो गया, तो अपनी बेटी कर्नेलिया के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उसके साथ ही इसको दहेज में 4 क्षेत्र मिला था, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये 4 क्षेत्र मिला था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, जिसके बदले 500 हाथी भी लेकिन ये दिया था अपने ससुर को चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में मेगास्थनीज रहने लगा, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। और इंडिका नामक पुस्तक कौन छाप दिया, ये मेगास्थनीज। इंडिका किसकी पुस्तक है, वो पुस्तक है मेगास्थनीज की, जो दिमाग में आपको छाप देना और छप जाएगा भी, याद रखिएगा। वान भट्ट, आपको हर्षचरित की रचना कौन किया है, हर्षचरित की रचना वान भट्ट किया है। हरिसेन, पर्याग प्रशस्ति की रचना कौन किए हैं, हरिसेन। चाणक्य, जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उसके शिक्षक थे, गुरु थे, और इन्हीं ने ही अर्थशास्त्र की रचना किया है। उसी पुस्तक में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। इसी में सप्तांग सिद्धांत भी दिए हैं अर्थशास्त्र के में, कौन, चाणक्य। और चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य भी है, और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। चलिए 19 का कौन हो गया आखिर, आपका सी, प्राचीन इतिहास में जानकारी इससे मिलता है। कौन, यूनानी लेखक कौन था, यही यूनानी लेखक था मेगास्थनीज। चलिए तो अगला सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों बोल रहा है यहाँ पे कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है, तो अब ये बताया कि मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज, जो किसका था, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। अब सेल्यूकस निकेटर कौन हुआ, तो महान सिकंदर, जो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन इसकी सेना झेलम नदी पार करने से इंकार कर दिया था। तो वह सेल्यूकस निकेटर फिर भारत पर आक्रमण करता है, और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, उसके बदले अपनी बेटी का विवाह कर देता है, और फिर उसके दरबार में ही जाकर कौन रहेगा, मेगास्थनीज, जो आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। अब इंडिका नामक पुस्तक लिख दिया है, जिससे मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलेगा, और खासकर पाटलिपुत्र की सुरक्षा के बारे में अच्छा खासा ही जानकारी देता है पुस्तक। हो गया आंसर। हायान आप जान ही रहे हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, देखिए। और नेचुरल हिस्ट्री आपका प्लिनी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ए नामक प्राचीन पुस्तक कब लिखा गया है, वो कहा जाता है कि हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, लेकिन इसकी चर्चा नहीं मिलता है कि रचनाकार इसका कौन है। तो मौर्य प्रशासन व्यवस्था की नहीं, तुर्क आक्रमण की नहीं, ये मौर्य भारत और रोम का जो है वो व्यापार कैसे होता है उसके पर चर्चा मिलता है। इसमें खुलासा होता है कि किस प्रकार से वहां के हमारे यहाँ विलासिला वस्तु को देकर कैसे रोमन के सारी सोना को हमारे यहाँ आ रहा है, एक क्रांति की तरह वहां हमारे यहाँ विलासिला वस्तु देकर और वहां से सोना कैसे भारत में आ रहा है, इसमें चर्चा मिलता है। भारत रोमन व्यापार का चर्चा मिलता है। पेरिप्लस इरिथ्रियन सी, जो हिंद महासागर की यात्रा पर ये आया था यात्री, वही लिखा है पुस्तक को है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 22 नंबर सवाल आपके बीच में है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक अभिलेखों में धम्म शब्द का उल्लेख मिलता है। तो धम्म शब्द जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ अशोक का संबंध है, अशोक का संबंध है, ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा सी करेक्ट, सी करेक्ट। कनिष्क, जो कुषाण वंश के एक प्रतापी राजा हुआ करता था कनिष्क, और कनिष्क के समय ही शक संवत की शुरुआत हुई थी, शक संवत की शुरुआत कनिष्क के समय ही, और रेशम मार्ग की शुरुआत यही इसके समय कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क वंश का एक प्रतापी राजा कनिष्क हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। कनिष्क
कुषाण वंश का संस्थापक कुजल विशेष था, और उसी वंश का राजा था कनिष्क, जो शक संवत जो हम लोग अपनाए हैं अभी, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसको हम लोग 22 मार्च 1957 को अपनाए, लेकिन इसके जनक माना जाए तो कनिष्क के समय ही इसको देख रेख किया गया था, और ऐसा मार्ग की खोज भी यहीं पे हुआ था। तो ये हो गया, लेकिन इसका करेक्ट धर्म का संबंध अशोक से है, जान जाइए आप लोग, और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ करता था। चलिए अगला सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्या है? प्राचीन काल में ताम्र पत्रों का मुख्य उपयोग क्या होता था? तांबे का पत्र किस काम उपयोग किया जाता? किस लिए? धार्मिक उपदेश लिखने के लिए? जी बिल्कुल नहीं, वो केवल तो भूमि दान और कर मुक्ति के प्रमाण के लिए करते थे, याद रखिएगा। क्या? भूमि दान जो होता था, ताम्रपत्र का प्रयोग किसके लिए? तो भूमि दान जो होता था और कर मुक्ति का प्रमाण दिखाने के लिए इसका करते थे। तो आपका हो गया 23 का भी करेक्ट। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजतरंगिणी से क्या मिलता है? यहां देखिएगा, राजतरंगिणी के इतिहास के लेखन में क्यों श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि यह पूरी तरह से काल्पनिक है। जी बिल्कुल गलत है, प्रामाणिक है, क्योंकि इसमें राजाओं के केवल युद्धों का चर्चा है। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें घटनाओं को क्रमबद्ध और तिथि के अनुसार वर्णन है। चलिए एक और देखते ऑप्शन है, तो इसमें जो है घटनाओं को क्रमबद्ध लिखा गया है और तिथि के अनुसार लिखा गया है, याद रखिएगा। साथ में ये आपको पक्षपात रहित लिखा गया है, इसमें किसी का पक्ष नहीं लिखा गया है। जो राजतरंगिणी पुस्तक है, इसके लेखक है कल्हन। कल्हन राजतरंगिणी है ना, राजतरंगिणी पुस्तक जो है आपका, इसके लेखक कल्हन है, और खासकर इसमें 12वीं सदी की चर्चा मिलता है। अब एक क्रमबद्ध है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर के इतिहास का चर्चा मिलता है, सबसे क्रमबद्ध है। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हन का लिखा हुआ है। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हरिसेन, वही हरिसेन जो चंद्रगुप्त मौर्य का, सॉरी चंद्र मौर्य नहीं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था, याद रखिएगा, राज कवि भी हुआ करता था। हरिसेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आप एक दिमाग में लगाना है, समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया सही। याद रखिए, गुप्त वंश सबसे पहले है। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त है, और श्रीगुप्त जो है इसी वंश में जो है ये कौन आता है? यही आता है, ध्यान रखिएगा। तो 25 का कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए 26 नंबर सवाल आपके बीच में, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है साथियों कि इतिहास लेखन में प्रयुक्त प्रशस्ति शब्द का क्या है? तो प्रशस्ति जो होता है, ये प्यारे साथियों प्रशंसा में लिखा गया है। प्रशस्ति जो आपको है एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिससे हम लोग यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया काव्य या गद्य। क्या? काव्य गद्य राजा की प्रशंसा में लिखा गया है, चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो हो गया 26 का आपका सी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। बोल रहा है मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? तो आपका तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता, इसका पुस्तक है रिहला। रिहला याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। और 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पाया था। ये कहां था? इब्न बतूता कहां के था? मोरक्को यात्री था, मोरक्को के था। कहां के था? मोरक्को के यात्री था, ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी से प्रभावित होकर इसको काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहां से इसको फंस जाएगा सवाल, तो आप फंस जाइएगा। आपको फंसना नहीं है, क्योंकि ये सवाल जो आपको है महत्वपूर्ण सीरीज आपके बीच में लेके आए हैं, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, तो थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा इसको होने में, बाकी चीजें सब ठीक हो जाएगी। और हम लोग का लगातार वीडियो जो है वो बनता ही रहेगा। और आपके एग्जाम में प्यारे साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्लास का सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको चुकना नहीं है, क्योंकि आप चूक जाइएगा तो आप परेशान हो जाइएगा। आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं, हम आपको जीत का रास्ता पक्का करने वाले हैं। क्योंकि जीत आपकी आपके आपके सोच पर फर्क पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं,
आपके जीत पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जीत और हार आपकी हाथ में है। पैर से ध्यान रखिएगा, जीत और हार आपके हाथ में है। आपकी जीत पक्की है। यदि आप चाहते हैं जीतना तो आप केवल मेरे से बने रहिए। आपको जिताना मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य है, लक्ष्य है। आप जीतने के लिए बने हैं, याद रखिएगा। आपका हार का भी इंतजार करने लोग बैठे हुए हैं, तो आप हारने के लिए नहीं बने हैं। आप जीतना चाहते हैं तो आप लक्ष्य को, अपनी लक्ष्य को दिखना चाहिए। केवल आपको भटकाने के लिए बहुत सारे चीज मिलेंगे, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक ही चीज काफी है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो आपका है पहला सवाल आपका जो हो गया यहां पे यार साथियों, तारीख है फिरोजशाही। तारीख है फिरोजशाही, ध्यान रखिएगा। यहां पे जो प्यारे साथियों है बोला कि तारीख है फिरोजशाही किसने लिखी है, तो आपको पता है कि जियाउद्दीन बर्नी। और इब्न बतूता क्या लिखा है, रिहला नामक पुस्तक। ध्यान रखिएगा, ये यात्री कहां के थे, मोरक्को के यात्री था। ध्यान रखिएगा, अभी इसी को बता रहे थे आपको। मोरक्को 1333 ईस्वी में ये आया था। अफ्रीका में ये पड़ता है, कहां पे, अफ्रीका। मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। और इससे इसके विद्वता से प्रभावित होकर एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा। अल बुरूनी जो आपका है मोहम्मद गजनी के समय आया था। एक किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखता है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद बोले तो आपको कौन मिलेगा, अल बुरूनी का। याद रखिएगा, भारतीय उस समय काल के राजपूत कालीन समाज का चर्चा करता है। किताब उल हिंद, अल बुरूनी चर्चा करता है किताब उल हिंद का। 27 का सी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल की ओर। यहां पे जो अगला सवाल है ध्यान दीजिएगा, फतवा ए आलमगिरी किस मुगल शासक के समय तैयार किया गया था, जिससे ध्यान दीजिएगा फतवा ए आलमगिरी। आलमगीर किसका नाम था, तो आलमगीर नाम था औरंगजेब का था। तो औरंगजेब के समय चर्चा हुआ था। चलिए हो गया सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यही छपेगा जो पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला है, अशोक के प्राचीन शिलालेखों को पहली बार सफलतापूर्वक पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप को। ध्यान दीजिएगा, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ही पहली बार सम्राट अशोक की चीजों को पढ़ा था, जो आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है। सम्राट अशोक कौन था, तो आपको पता है कि मौर्य वंश हुआ था, और मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ जिसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अशोक। कौन हुआ, अशोक। अशोक तो पूछता है कि अशोक किसका पोता था, तो यही चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था गुरु, तो वही कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिनको ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। बहुत शिक्षक थे, कूटनीतिज्ञ थे, और सप्तांग सिद्धांत इनको भूला नहीं जा सकता है। किनका, कौटिल्य का। तेवंश का हो गया आपका, ये हो गया करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। आपके जीवन में सफलता आप चुमेगी, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। सफलता का रणनीति है एक सही रणनीति। अब एक सही रणनीति है सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को पूरा एकदम पोस्टमास्टम कर देना। तो सिलेबस को पूरा हम भलुदा बना देंगे। केवल आप हमारे साथ जुड़ जाइए, केवल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केवल क्लास को अंतिम तक कर लीजिए। जो भी इतिहास लेखन के स्रोत के सवाल आएंगे हम जो पढ़ाएंगे वहीं से आएगा। क्योंकि याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं कि शिक्षा वह शरीर का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा, भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। तो आप तय करें कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या आपको किसी के लिए आइडियल बनना है। तो आइडियल बनने के लिए आपको मेहनत करना होगा। याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, सोने नहीं देते हैं। तो हम आपको सफलता दिलाएंगे। आपको जो विरोधी बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, आपका सरकारी नौकरी होगा, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान खड़ा होगा, पूरा आसमान खड़ा होगा। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। भारत में अभिलेखों के पुरालेख शास्त्र के व्यवस्थित विकास किसने शुरू किया था, तो कौन किया था, तो आपको किया था, इसका नाम था विलियम जोन्स, नहीं जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप किया था। याद रखिएगा कौन किया था, जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन
चरक संहिता किससे जुड़ा हुआ है? तो चरक संहिता जो जुड़ा हुआ है ये चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चरक, याद रखिएगा। एक प्रसिद्ध हुए हैं जिनका नाम है चरक। ये चरक किसके समय थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कनिष्क के। और चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ ये चीज है। 31 का ये हो गया करेक्ट। अगला सवाल बढ़ते हैं। यहां पे सवाल अगला है प्यारे साथियों, किस बौद्ध ग्रंथ से यह जानने की जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कहां पे मिला था? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, तो दिव्या अंगुत्तर निकाय नहीं, आपका दिव्यावदन से मिलता है कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब किया था? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, कब किया था? आप इसका कमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। 261 बीसी क्या है इसके जीवन का, इसको भी कमेंट करेंगे। 261 बीसी इसमें क्या जुड़ा हुआ है? और आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दिव्यावदन, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल की ओर। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर सवाल आपके बीच में है, जो आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है। प्राचीन मुद्रा सिक्कों को इतिहास जानने का एक विश्वसनीय स्रोत क्यों माना गया है? क्योंकि सोने की बनी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल सोने के रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल धार्मिक होते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वे काल की आर्थिक स्थिति बताते हैं। सोना आर्थिक स्थिति और राजाओं के कालक्रम को दर्शाता है। उससे आर्थिक स्थिति और उनके कालक्रम को, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट साथियों, आंसर 33 का सी। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बोला कि इलाही संवत नामक काल की गणना की शुरुआत की किसने शुरू की थी? अकबर किया था, बिल्कुल सही है, और फर्स्ट ऑप्शन ही सही। अकबर जो दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित था, और अकबर जो है प्यारे साथियों यही हल्दी घाट का युद्ध लड़ा था 1576 में, और महाराणा प्रताप को हराया था। याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखिएगा इलाहाबाद इलाही संवत यही शुरू किया था। ये याद रखिएगा। मुगल वंश जो है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक आपका कौन थे? वो बाबर थे। और बाबर का पुत्र कौन हुआ है? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र कौन है? तो हुमायूं का पुत्र कौन है? अकबर है। और अकबर का पुत्र कौन हुआ था? जहांगीर प्यारे साथियों। और जहांगीर का ही पुत्र हुआ था शाहजहां, जो ताजमहल अपनी बीवी की याद में बना दिया था। तो आप याद रखिएगा ये चीज, इसका जीवन काल है, ध्यान रखिएगा। तो इलाही संवत अकबर से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, 35 नंबर सवाल आपके बीच में है। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तारीख ए फिरोज शाही में मुख्य रूप से किस सुल्तान की चर्चा है? तारीख ए फिरोज शाही बोलेगा, फिरोज शाही बोल रहा है, तो फिरोज शाही, तो फिरोज तुगलक, फिरोज शाही तो फिरोज तुगलक से जुड़ा हुआ है। तारीख ए फिरोज शाही, ध्यान रखिएगा। यहां पे सवाल कहता है प्यारे साथियों, वान भट्ट द्वारा रचित हर्षरित किस प्रकार का साहित्यिक स्रोत है? हर्षरित किससे मिलता है? तो राजा जो हर्षवर्धन की जीवनी से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये वान भट्ट इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है, तो जीवनी से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है साथियों, बोल रहा है कि मुद्रा राक्षस का नामक नाटक किस प्राचीन वंश से जुड़ा हुआ है? तो बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश की जानकारी कौन देता है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस को लिखा कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस को लिखे हैं, बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है। शुंग वंश का बात करें तो पुष्यमित्र सिंह इसके पहले राजा हुआ करते थे, पुष्यमित्र शुंग जिस वंश के संस्थापक हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। अब इसी वंश में राजा हुआ था कनिष्क, याद रखिएगा। और गुप्त वंश जान ही रहे हैं, श्रीगुप्त इस प्रतापी हुए करते थे, इसी में श्रीगुप्त है, इसी में समुद्रगुप्त है, जिसको दरबारी कवि हरिसेन था, जो पर्याप्त प्रशस्ति का रचना किया है। इसी वंश में राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, जो 9 रत्न रखता था, कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा, अमर सिंह, ये सभी किसके समय? इसी के समय रहते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर आपका हो जाएगा मौर्य वंश। मुद्रा राक्षस से किसकी जानकारी? तो आपको ये आंसर होगा कि मुद्रा राक्षस जानकारी मौर्य वंश की मिलती है, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल। चलिए प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ आ जा रहा है ना, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश
की रचना क्यों हुई? तो दीपवंश महावंश दोनों की रचना कहां हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है, याद रखिएगा। श्रीलंका में जो है किसके द्वारा? सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया गया था। कहां पे? श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा। तो दीपवंश महावंश की रचना कहां हुआ है? श्रीलंका, याद रखिएगा। दीपवंश तो यानी कि द्वीप की चर्चा मिलती है, किसकी? द्वीप की। महान माने महान वंश, महान शक्ति की। चलिए, तो श्रीलंका में रचना हुआ था, ध्यान रखिएगा। और श्रीलंका में सम्राट अशोक किया था अपनी पुत्र महेंद्र और संघामित्रा को क्या बोला था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था सम्राट अशोक। कहां पे? श्रीलंका में। महेंद्र और संघामित्रा दोनों को, याद रखिएगा। तो 38 का आंसर कौन हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए, अगला सवाल है प्यारे साथियों। सवाल बोल रहा है नीति शतक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो कालिदास है? नहीं। तो कालिदास की रचना थोड़ा देख लीजिए। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखे हैं? कालिदास। जो आपका कालिदास जो है प्यारे साथियों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रहते थे। तो इसका आंसर कौन है? भर्तृहरि जो है ये नीति शतक के जनक हैं। बरामहीर, ये भी किसके काल में? ये हो गए। और विष्णु शर्मा का पुस्तक फेमस है पंचतंत्र। ये तीनों किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश के राजा था। नवरत्न रखा थे, नवरत्न अकबर भी रखा था, ये भी रखा था। हिंदू काल का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? तो गुप्त वंश के काल को बोलते हैं। इसी के समय कालिदास, बरामहीर, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की रचना अमर सिंह, ये तमाम धनवंतरी किसके समय? ये सभी रहे थे आपका गुप्त वंश के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका नीति शतक का आंसर क्या होगा? भर्तृहरि। आंसर 39 का बी। चलिए, अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल आपके बीच में है। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज है। प्रसिद्ध विदेशी विद्वान अल बुरूनी का भारत का संबंधित किस पुस्तक में सुरक्षित है? अल बुरूनी पूछेगा तो मिलेगा किताबुल हिंद। प्यारे साथियों, अल बुरूनी द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। अल बुरूनी, याद रखिएगा। अल बुरूनी का नाम से एक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी बोलेगा, या भारत की खोज नामक पुस्तक, ये भी किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, ये सभी पुस्तक को मारना। अल बुरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। चलिए, आंसर हो गया, याद रखेंगे। रिहला पुस्तक किसकी है? तो याद रखें इब्न बतूता, याद रखिएगा। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोरक्को अफ्रीका का यात्री था। भारतवर्ष के और झारखंड के एग्जाम में इतना बार पूछा है सवाल कि इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता 1333 ईस्वी में अफ्रीका मोरक्को यात्री भारत आया था, जो रिहला नामक पुस्तक लिखा था। और इसके विद्वता से प्रभावित होकर एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। यही है रिहला से संबंध। चलिए, अगला बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल क्या कहता है? आपके बीच है सवाल, देखिए आप इसका चर्चा करते हैं आपके बीच में। प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज-उस-सिराज ने किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है? मिन्हाज-उस-सिराज जो पुस्तक है उसकी रचना कौन किए हैं? तो तहबाके-नासरी, तारीख-ए-फिरोजशाही। तो आपका ये हो जाएगा तबकात-ए-नासरी कौन लिखे हैं? मिन्हाज-उस-सिराज का पुस्तक है तबकात-ए-नासरी। तारीख-ए-फिरोजशाही फिरोज तुगलक से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया 41 का ए। चलिए, अगला सवाल है 42 नंबर सवाल आपके बीच में है। क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन ग्रंथ और उसका लेखक सुमेलित नहीं है? मध्यकाल का पुस्तक सब। बाबरनामा, ये बाबर तो लिखा है, सही बात है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखा है। और तुजू के जहांगीर लिखा है। लेकिन अकबरनामा ये अबुल फजल लिखा है। यह गलती कर दिया, ये अबुल फजल। ये फैजी कौन था? अबुल फजल के बड़े भाई थे। तो आपका कौन गलत है? ये ना गलत हुआ गया, गलत पूछा तो गलत आंसर। 42 का डी। अगला ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपके बीच में है साथियों, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है शेर शाह सूरी के शासनकाल की जानकारी देने वाली पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही किसने लिखी है? अबुल फजल लिखा है। ये तो अबुल फजल वाला लिखा है कौन? आपका अकबरनामा लिखा है कौन? अबुल फजल, जो कि नवरत्न जो था अकबर का उसमें से एक था।
ये लिखा है कौन? अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी क्या लिखा है? तारीख शेरशाही। तारीख शेरशाही कौन लिखा है? तारीख शेरशाही अब्बास खान सरवानी। तारीख शेरशाही लिखा है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल 44 नंबर है। सवाल क्या कहता है? इतिहास को एक वैज्ञानिक और इतिहास को कैसा वैज्ञानिक और क्रमबद्ध रूप में देने की शुरुआत सबसे किस प्राचीन सभ्यता में हुई? तो आपको सबसे प्राचीन सभ्यता में शुरुआत हुआ है यूनानी में हुआ है। प्राचीन सभ्यता में नहीं, रोमन में नहीं, यूनानी ग्रीक सभ्यता में। इसका बात करें तो हम लोग इसके जनक हेरोडोटस को हम लोग बोलते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के पिता बोलते हैं। वहीं पे सबसे पहली बार इतिहास का पिता क्यों बोलते हैं? इतिहास को पहली बार क्रमबद्ध तरीका से वैज्ञानिक रूप से लिखने का काम यूनानी ग्रीक सभ्यता में किया गया था। याद रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोलते हैं क्योंकि इतिहास को पहली बार क्रमबद्ध लिखने का श्रेय इसी को जाता है। तो आपका हो गया ऑप्शन सी करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। सवाल अगला बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर। क्या कहता है? बोल रहा है कि रोमन लेखक प्लिनी रचनाएं प्राचीन भारत के किस पक्ष को समझाने में महत्वपूर्ण है? तो एक किस पक्ष को समझाता है? धार्मिक रीति रिवाज को। जी बिल्कुल गलत है। ये दर्शाता आपको भारत और रोम के बीच में जो व्यापारिक हुआ है ना, व्यापारिक संबंध को दिखाता है। चलिए बी का हो गया करेक्ट। चलिए 46 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, VVI है, सवाल पूछता है एग्जाम में। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जिसको बोलते हैं ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक। इसका 1861 में स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता बोलेगा या जनक बोलेगा तो इसका क्या आंसर मानेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा? कब हुआ है भारतीय पुरातत्व शास्त्र की स्थापना? 1861, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना है। VVI इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल आपके इसमें 47 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या बोलते हैं? भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन सिक्के को क्या बोलते हैं? सोने के सिक्के, बिल्कुल गलत। तो बोलते हैं आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं प्यारे साथियों आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज आकर देगी जो चीज आप चाहते हैं। जो चीज आप चाहते हैं तो आप तय कीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं। मनचाहा साम्राज्य विरासतों में नहीं मिलता है, जवानी बाबू स्वयं की आहुति देनी पड़ती है, तब आपका मनचाहा साम्राज्य आपके हिसाब चलती है। याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है साथियों, याद रखिएगा। सपना वो नहीं जो सोकर दिखे जाते हैं, सपना वो नहीं जो सोकर दिखे जाते हैं, सपना वो होते हैं जो आपको रातों में नींद उड़ा देते हैं, रातों में नींद उड़ा देते हैं। साथियों याद रखिएगा, आएगा जब परिणाम, आएगा जब रिजल्ट, तो मेरा अखबार देख लेना। आएगा रिजल्ट तो अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। तुझे खुद ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा तो रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना होगा। लेकिन आप इसके लिए सही प्लेटफॉर्म को चुनिए, हमारे साथ जुड़िए और लोग को जुड़िए, हम आपको पास कराएंगे। पास कराने का 100% गारंटी देते हैं प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि रणनीति के साथ आपको पढ़ाते हैं। वो सही रणनीति क्या है? सिलेबस, नोट्स, PYQ, प्रैक्टिस सेट और प्रॉपर दिल से मेहनत और लगातार मेहनत, सफलता वहीं से शुरुआत हो जाती है। चलिए आपको याद रखिएगा, इसका हो गया 47 का भी। चलिए अगला सवाल नंबर 48 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस प्रसिद्ध विदेशी यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक MBT काल में दिल्ली के सल्तनत का विवरण दिया है? तो प्यारे साथियों अभी ना बताया, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था, जो आपको अफ्रीका मोरक्को यात्री था। कहां? अफ्रीका के मोरक्को देश का यात्री था।
मोरक्को देश का यात्री था। ये आपको एमबीटी क्या किया, इसके विद्वता से प्रभावित होकर इसे काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता जो है एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है रिहला। रिहला पुस्तक याद रखिएगा इब्न बतूता का ही है, चर्चा करने की बात थी। और अल बरूनी किताबुल हिंद तहकीक हिंद, ये चर्चा मिलता है, ये पुस्तक इसका है। चलिए अगला सवाल है आपके बीच में प्यारे साथियों। अब और सवाल बच रहा है आपका 49 नंबर पहुंच गए। चीन यात्री ह्वेनसांग यात्रा वृत्तांत इसका क्या है? सीयू की मुख्य रूप से किसकी जानकारी मिलती है? केवल राजाओं वंशों की? गलत। तत्कालीन उसमें भारतीय समाज का, संस्कृति का, बौद्ध धर्म की मिलती है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सही। प्यारे साथियों 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए, 50 क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा। सी है आपका प्राचीन युद्ध तकनीकों की क्या है? प्राचीन युद्ध की तकनीकों क्या है? ये तो आपको हो भी नहीं करेगा, फर्स्ट बी ना हो जाएगा। तो आपका यहां पे हो गया 50 नंबर सवाल प्यारे साथियों, याद रखिएगा। मौर्यकालीन समाज, मौर्यकाल के समाज और प्रशासन को जानने के लिए मेगास्विज इंडिका एक प्रमुख स्रोत क्यों है? क्योंकि इंडिका पुस्तक जब लिखा था तो चंग मौर्य के दरबार में ही रहता था। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। मौर्यकालीन समाज की जानकारी प्रशासन कहां से मिलता है? क्योंकि पूरी तरह से वेदों पर रहे थे, गलत है। क्योंकि यह मौर्य काल की सामाजिक सोशल चीज का और पाटलिपुत्र के नगर शासन का आंखों देखा हर विवरण बताता है, क्योंकि यहीं पे रहता ही था। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट इसका। तो आज सो प्यारे साथियों 50 क्वेश्चन का सीरीज था, 50 क्वेश्चन का सीरीज था। अब आप चाहते हैं प्यारे साथियों मेरे बैच से जुड़ना, तो आप मेरे बैच से जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और आपको प्यारे साथियों आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आपको पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो आप मेरे बिल्कुल बैच से जुड़ सकते हैं। और आपको प्यारे साथियों आप चाहते हैं कि 150 में 150 आपका है, तो उसमें 150 में 150 प्यारे साथियों मेरा लक्ष्य है आपको कि कितना लाने का। आपको बताएं कि 120 नंबर आपको लाने के लिए आपको क्या करना है, जेसीईआरटी पर आधारित जो आपको ये नोट्स मिलेगा, जो टू द पॉइंट नोट्स है, इस नोट्स को पढ़कर, और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पास करना है। तो सीटेट जिस प्रकार से मैंने निकाला उसी प्रकार हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। देखिए सबसे पहले सिलेबस है, उसके साथ नोट्स है, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएंगे आपको। और आपको पास कराने की गारंटी क्यों देते हैं? क्योंकि हम आपको जोड़ते हैं पैड ग्रुप में, जहां पे 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे। वीडियो नोट्स, आपको डेली टेस्ट का डिस्कशन, टॉपिक वाइज आपको सोल्यूशन मिलेगा, और एग्जाम में आपको सवाल वही छपेंगे जो पढ़ाएंगे, क्योंकि जेसीईआरटी पर नोट्स दे रहे हैं और जेसीईआरटी ही आपको एग्जाम में छपेगा सवाल। यार साथियों आप चाहते हैं कि सफलता आपकी तय हो, सफलता निश्चित हो, तो आप एक बार हमसे जुड़ सकते हैं, या किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए क्योंकि 10 साल बाद एग्जाम हो रहा है। यार साथियों लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। झारखंड में मात्र 250 में 1 पेपर 2 पेपर 250 और दोनों पेपर 400। झारखंड में क्रांति लाने के लिए कितना फी रखे हैं? याद रखिएगा, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, कुछ इंतजार की बात है। सफलता आपके हाथ में है, क्योंकि आप जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। तो आप जो चीज चाहते हैं उस वक्त दीजिए, वह चीज आपको ला कर देगी। याद रखिएगा, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। पूरा आसमान खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है, बस 3 महीना आपको आप टाइम दीजिए, 3 महीना में आपको जीवन बदल देंगे, सफलता का वो मुकाम पहुंचा देंगे, जिसका सफलता का लकीर खींच देंगे। जो सफलता आप चाहते हैं वो सफलता आपके हाथ में है, क्योंकि जो चीज चाहते हैं उस वक्त दीजिए, केवल हम आपको सफलता का वो स्वाद चखाएंगे जिसका आप कई दिनों, कई महीनों से, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो सुखद नहीं, अब सफलता आपके हाथ में है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वैसे आपको हम सफल दिलाना मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य है झारखंड में एक नई क्रांति के लिए आपका सहयोग जरूरी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर इतना कीजिए ताकि हम आपके लगातार वीडियो मिले, मोटिवेशन मिले, और आपके लगातार वीडियो लाए जो आपको सफलता में हम सहयोग कर पाए। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद जोहार। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं।